अरे कल वो बताया था तुम लोगों को, लेकिन ना सबसे क्यों मैंने ये बात कहा था, एमकेएस सीजीएस एफपीएस तो समझा ही दिए थे। कुछ अभिषेक ने पूछा तो मैंने कहा कि ठीक है उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग सेम उसमें चेंज करते हैं। जैसे अगर कोई मास दिया है 500 ग्राम, ये हम लोग करते भी आए हैं, ये हम लोग करते भी आए। उसके बाद ए दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और फोर्स पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जल्दी जल्दी से सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। F is equal to m into a, F is equal to m into a। हम ये फार्मूला जानते हैं। तो कितने लोगों का आंसर आया मुझे बताएं। एक तो इन्होंने बताया, विकास ने, और लोग अपना अपना आंसर बताएं। 2.5 न्यूटन ना, ठीक, चलिए ट्राई करते हैं। तो ये चूंकि सीजीएस यूनिट में है, ग्राम है, किलोग्राम तो है नहीं, तो ये सीजीएस यूनिट, ये एमकेएस यूनिट या एसआई यूनिट, तो दोनों अलग अलग हो गया। और हमने बोला था कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या तो इसको भी सीजीएस बना लीजिए, याद है का मतलब क्या था, मास किलोग्राम में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो ये मीटर किलोग्राम करेंगे तो किलोग्राम बना, और ये भी हो गया साइज, ये भी हो गया। अब हम न्यूटन, ठीक है। एक चीज याद आया, पूछ रहा था तो मुझे कहा कि ये आपको साथ शेयर करूं, बिना तो हम नहीं करेंगे। अगर हम साल कर भी देंगे, हाँ, कर दे, देख लेते हैं एक बार करके। इनका कहना है कि ये करके हम सीजीएस में कर लेते हैं दोनों। सीजीएस में करने इनटू 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर पर सेकेंड, आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देख F is equal to m into 500 ग्राम into एक्सेलरेशन है 500 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, इसको तो बदल, क्योंकि वो तो तीनों में होता है, एमकेएस में भी, सीजीएस में भी, और एमकेएस सीजी सब में तो सेकेंड ही है ना, इसको तो बदलने की जरूरत है ही नहीं। अगर 25 के आगे 40 क्या, अभी हमने सीजीएस यूनिट में कैलकुलेट किया है और न्यूटन एसआई यूनिट है, आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 25 के आगे 40 इंटू क्या, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 केजी। मीटर को मीटर में लिखो तो क्या करोगे, और ये स्क्वायर तो रहेगा, जीरो जीरो करके बचा 25 10
केजी मीटर पर स्क्वायर, 2.5 केजी या कौन कर रहा है अभी तक। अब सही है ना, कुछ दोनों तरह से हम लोग करके देखिए, कुछ हम लोग गलत तो नहीं ना पढ़ लिए हैं भाई। अब समझ में भी आ गया भाई कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। सही। अब चलते हैं वर्क की तरफ, पार्ट 2 वीडियो का। वर्क में अब कुछ चीजें बची, जैसा कि कल विकास ने क्वेश्चन कहा था कि सर जो फोर्स हम लगाएंगे तो वो लीनियर ही होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन ऐसा हर एक सिचुएशन में होता है? ऐसा तो हर सिचुएशन में नहीं होता, क्योंकि भाई ट्रॉली बैग लेके सब घूमे होगे करने को। यस। तो उस पे तो हम लोग ऐसे कुछ फोर्स लगाते हैं या ऐसे पकड़े रहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ना सीधे रहता है ना वर्टिकल रहता है, वो कुछ इस तरह से होता है, इस डायरेक्शन में ना। ऐसे ट्रॉली बैग तुम्हारी जो भी हो, और ऐसे कुछ नहीं लगाते हैं फोर्स, खींचते हुए चले चले चलते हैं। तो ये तो ना हॉरिजॉन्टल हुआ ना वर्टिकल हुआ, लीनियर में तो हमको नहीं दिख रहा। तो देखो बेटा होता क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा वर्क का फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज। कैसे? फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन का हमको कुछ पता नहीं है लीनियर है कि वर्टिकल है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे काम कर रहा है। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को, एंगल किसी उसके स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंगल का मतलब ये 30 डिग्री हो सकता है, 20 डिग्री हो सकता है हॉरिजॉन्टल से। दिख रहा है इमेज? इस थीटा का नाम कभी सुने हो कि नहीं? मैथ में सुने होंगे, 10th में है ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका नाम मैथ में ना आता हो, कहीं ना कहीं कुछ से। ठीक है, डिग्री सुनो ना, मोड एंगल 25 डिग्री, ये तो पढ़े हो, बना भी लेते हो। अगर मैं कहूं कि ये एंगल थीटा डिग्री का है, थीटा डिग्री का है, तो मैंने क्या गलत कहा भाई? थीटा का मतलब कुछ वैल्यू होगी, और वो वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसका नाम रख दिया थीटा डिग्री का। कुछ गलत मैंने कहा? गलत तो नहीं ना कहा। नाप लेंगे पता चल जाएगा कितना डिग्री है, लेकिन जब तक हम नापते नहीं है, मेजर नहीं किए, तब तक हम कह सकते हैं ये थीटा डिग्री का है। थीटा को वर्ड नाम दे दिया गया डिग्री, एंगल किसी नंबर को। ये नंबर फिक्स नहीं है, यहाँ 25 हो सकता है, 35 हो सकता है, 75 हो सकता है, 180 हो सकता है। जितने डिग्री का एंगल होगा उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी। तो रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे एक्सेलरेशन को ए से, फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी तरह एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो बेटा हुआ क्या कि इस फोर्स के अब दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो फोर्स है इससे ये दो भागों में बट रहा है, इस फोर्स से। और ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर होगा, आपने टेढ़ा पकड़ रखा है तो जमीन से कुछ एंगल बनेगा ना उस लाइन का। ट्रॉली बैग पकड़े हो चाहे कुछ भी ऐसा सामान खींच के ले जा रहे हैं, धक्का लेके आगे ले जा रहे हैं, तो हम क्या होगा, एक एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से कुछ ऐसा ही, तो वो एंगल कितना होगा? थीटा, जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं है। ठीक, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा एफ कॉस थीटा, जिधर एंगल होता है उस साइड वाला कॉस बनता है, तो कॉस क्या है? इधर एफ साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट। अब मैथ वाले जो सर हैं आपके, जब वो आएंगे उनसे जरा पूछिएगा कि सर ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? ठीक है, दिमाग में नहीं है इसलिए नहीं बता पाएंगे।
जो लोग रेगुलर मैथ इस क्लास में मैं नहीं पढ़ाता इतनी बड़ी क्लासेस में, 3 में 4 में मिलता है, और आज मैथ पढ़े बहुत दिन हो गया, इसलिए एग्जैक्ट चीज हम नहीं बता पाएंगे। बस इतना हम कह सकते हैं कि जो एंगल है उसको 3 फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जो ये कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है, और ये हाइपोटेनस को किससे रिप्रेजेंट कर दें? कोई और वर्ड दे दें? एच, और ये एच ये भी हो जा रहा है, इसको कैपिटल एच कर देते हैं, ठीक। हाइपोटेनस, हाइट और बेस। तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को देखो 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 3 तरह से निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है h बाई कैपिटल H, यानी हाइट अपॉन हाइपोटेनस। cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब मोटे आधार, यानी h अपॉन b। ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के कई फार्मूले हैं, साइन थीटा के फॉर्म में भी, cos थीटा के फॉर्म में भी, और tan थीटा के फॉर्म में। सही है। इसका एक टेबल बनवा दूंगा कि इसकी क्या वैल्यू होती है। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप थोड़ा सा अपने मैथ वाले टीचर से पूछिएगा, तो वो और बेस बता पाएंगे, क्योंकि जब पहली बार बच्चे इससे परिचित होते होंगे 10th में, तो आप बच्चे जरूर पूछते होंगे, जैसे आप पूछ रहे हैं। आप जब 10th में जाएंगे तो थीटा वगैरह आएगा तो आप भी पूछेंगे, तो उनको जानकारी रखनी पड़ती है बताने। ठीक क्या बेटा? नहीं, इसकी जरूरत है, थोड़ा बहुत जानिए क्यों है ये cos sin और tan, ये आपको डिटेल में वो ज्यादा बता पाएंगे। ठीक है, इस समय मेरे माइंड में नहीं है, इसलिए या तो हम पढ़ेंगे तो बता देंगे, अभी मेरे माइंड में है नहीं, दिमाग में नहीं। तो बस आप ये जानिए कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके एंगल को इस तरह से साइन, cos और tan के फॉर्म में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इससे निकाल सकते हैं वैल्यू थीटा की, अगर हमको ये तीनों साइड्स पता है तो। देखो यहाँ क्या है, साइड पता रहे तो वैल्यू रख के हम निकाल देंगे कि इसकी वैल्यू क्या हो। ठीक है, अभी और आगे डिटेल में। हाँ, इसकी ना इन सब की एक वैल्यू होती है, वो याद रखनी पड़ती है, बताता हूँ। चलो थोड़ा सा लिख ही लो, जब ये नाम आ गया तो लिख लो, ये याद कर लीजिएगा, और कॉपी में भी बनाना है। साइन थीटा, एक और ऊपर का बना, ये थीटा है, cos थीटा और tan थीटा। ठीक, 0, 30, 55, 60, 90 डिग्री तक का आपको बना रहे हैं, और भी आगे का आप याद कर सकते हैं, कोई मतलब है नहीं अभी। अभी केवल आपको वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाना जरूरी है। तो थीटा का वैल्यू 0, 30, 45 और 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। सब ये सब मैथमेटिकली कैलकुलेट किया गया है, जब आप इनसे जुड़ेंगे तब आप समझेंगे, सीखेंगे। यहाँ पे 1/√3 आता है साइन 30 की वैल्यू, ये रूल तो ले रहा हूँ भाई, नहीं यहाँ 1/2 1/2 आता है, ये 1/√2 आता है। ठीक है, ये √3/2 आता है साइन 60 की वैल्यू, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो 1 सबसे बड़ा नंबर है इसमें, यानी साइन 90 की वैल्यू सबसे बड़ी होती है 90 डिग्री। हाँ लिखवाया गया होगा। चलो, और ये जस्ट कॉस इसका उल्टा, कॉस इसका उल्टा हो जाए। cos 0 का मतलब होता है 1, cos 30 का मतलब ये √3/2, cos
45 का सेम ही रहेगा, cos 60 का ये 30 वाला उल्टा हो रहा है 1/2 और cos 90 0 उलट गया पूरा। tan का tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 45 की 1 होती है, tan 60 की √3 होती है और tan 90 की मुझे अच्छा इनमें भी रिलेशन है। tan थीटा का मतलब होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर sin थीटा और cos थीटा है तो 90 है, तो sin 90 की वैल्यू हो गई 1 और cos 90 की वैल्यू हो गई 0। तो किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी? इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। सही है। ये थोड़ा सा मैंने बता दिया, अब ज्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो संबंधित सर से पूछिएगा और अच्छे से। अब इनकी हमको जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको tan वाला नहीं याद रखना है ज्यादा, आपको अगर साइन cos याद है तो इस फार्मूले से निकाल लेंगे tan की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा से, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो देखो जो फोर्स एफ लग रहा है किसी एंगल पे, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो इसको आगे की ओर खींच के ले जाने का काम करेगा, ये वाला फोर्स ऑब्जेक्ट को आगे की ओर खींच के ले जाने में हेल्प करेगा, ट्रॉली को आगे की ओर ले जाने में हेल्प करेगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो इस ट्रॉली के वेट को, जिसे हम mg कहते हैं, इसको बैलेंस करेगा, ठीक है। ये वाला फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल वाला इसको बैलेंस करता है, जिसकी वजह से वो भी फोर्स काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये फोर्स काम नहीं किया, इसने ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस किया, तभी तो हम इजीली लेके चले चले जा रहे हैं। नहीं तो उसको अर्थ अपनी ओर खींचती रहती तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता। लेकिन ये वर्टिकल कंपोनेंट उसको बैलेंस किया और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको आगे की ओर लाने में हमारी हेल्प किया, ठीक है। ये थोड़ा साइड बुक्स वगैरह में दिया है, हमको लगा एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एनसीईआरटी में तो F डी दिया है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चल रहा, दिया है कुछ। हाँ एनसीईआरटी में भी गाइड, हाँ वही चीज है जो कहानी मैं सुना रहा हूँ वही है। अब ये सब इरेज कर रहे हैं। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में कौन हेल्प किया? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर लीनियर जैसे इस टेबल को मुझे पुश करना है तो मैं इस पे फोर्स लगाया, तो मैंने लीनियर डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये लीनियर गया, ठीक। अब अगर मैं इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये हुई फोर्स की डायरेक्शन। अरे अच्छा क्या तुम बोल दिए। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल दो कंपोनेंट में बांट रहा है फोर्स को, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। ये वर्टिकल कंपोनेंट इसके वेट को मैनेज कर रहा है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो हमारा वर्क का फार्मूला क्या होगा भाई? W वर्क इज इक्वल टू फोर्स, नहीं कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ऐसे लिखो, इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एनी एंगल, इफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एनी एंगल, ठीक है। मतलब किसी एंगल पे अगर फोर्स काम कर रहा है, ये यहाँ लग रहा है, तब वहां फार्मूला होगा W इज इक्वल टू कौन सा कंपोनेंट काम करता है फोर्स का? हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ाने में हेल्प करता है या रोकने में हेल्प करता है? तो F
cos थीटा ले लें फोर्स की जगह, यही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था भाई। एफ इंटू डी लिखते थे हम, अब हम क्या लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया किस केस में, जब फोर्स किसी एंगल से लगा। जैसे बाइक कार चलाते हैं, कार में हम ब्रेक लगाते हैं तो आदमी तो इसमें ऊपर सीट पे बैठा है और ब्रेक ऐसे रहता है, देखो ऐसे। इस पे जो ब्रेक हमने लगाया वो किसी एंगल पे लग रहा है, तो वहां से कौन सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम किया उसको रोकने में, ठीक है। मतलब दिखा रहे हैं वो एंगल। इस तरह ही कोई काम हम करते हैं तो वहां पर कोई ना कोई एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल से। नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है कि नहीं पिक्चर? यस सर। हाँ? सर इसे एंगल क्यों ब्रेक बनाया जाता है ऐसे हॉरिजॉन्टली? ऐसा नहीं, वो हमारे बिजनेस के लिए। अब ऐसे सीधे लगा दिए तब नीचे बैठ के दबाना पड़ेगा, कैसे करेंगे भाई। और वो है कि सीट पर से बैठे बैठे इंजीनियर बस इसका पीछे होते हैं। ये हम लोग दो चीज सीखे। एक चीज हम लोग ये सीखे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं और वो डिस्प्लेस हो रहा है तो वर्क हुआ, ठीक। आज हम लोग ये सीखे कि अगर फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है, सीधे सीधे ऐसे सीधा नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है इधर से। अरे यार तुम लोग वो नहीं देखे हो, कूड़ा वगैरह उठाने वाले जो होते हैं उनका वो एक हैंडल होता है, या छोड़ो अच्छी चीज ले लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो जो उनका होता है ट्रॉली लकड़ी का घुमाने के लिए, तो उसका जो हैंडल होता है क्या वो लीनियर होता है या एकदम सीधा ऐसे चलते हो या ऐसे चलते हो? नहीं, ऐसे ऐसे चलते हो। तो ये जो लाइन बनी ये बेस से कुछ एंगल बन रही है ना, ये जो लाइन ऐसे चली ये बेस से कुछ एंगल बना रही है। वहां पे वर्क अगर हमको निकालना होगा तो कैसे हम निकालेंगे, तो हमको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। एक क्वेश्चन है जरा सॉल्व करो, लिखो छोटा सा क्वेश्चन। If a force of if a force of 5 Newton working on an object at an angle of 60 degree, if a 5 Newton force working on any object at 60 degree, at 60 degree, an object displaced 3 meter in forward direction, या in the direction of applied force 3 मीटर लिख लो, 3 मीटर, और वो जो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है उसको 6 न्यूटन कर दो, ठीक। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ वर्क। तो हाँ 6 न्यूटन फोर्स 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट और एंगल की वैल्यू है 60 डिग्री। सॉल्व कीजिए। एफ है 6 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। सब लोग करें, हमें तो तरीका बता दिए हैं, अब आप लोग सॉल्व कीजिए। बिना कॉस लगाए डिग्री नहीं लिख सकते, लिखते समय कॉस के साथ 60 डिग्री लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू है 60, कॉस थोड़े कहीं इधर उधर जाएगा। बताओ बेटा 542। चलिए चलिए और लोग करिए जल्दी से, तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन किया जाए और समझ लिया जाए इसके खेल को। जल्दी जल्दी
अरे इतना टाइम लगाओगे मेरे से रोम। अरे ये देखो एफ कितना है 6 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट है 3। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 into 3। 2 1 are 2, 2 6 are 2 3 are 6, 3 3 are 9, 9 जो ठीक है कोई बात नहीं, अभी ये पर्टिकुलर आपको समझा होगा। यानी हमको इसकी वैल्यू नहीं लिखनी है। cos 60 है cos 30 होता, cos 90 होता तो 60 को हटा देंगे। 60 को क्यों cos 60 की पूरी वैल्यू ना लिखोगे, वहां से याद करोगे ये जो चार्ट बनवाया हूं ऊपर देखो cos 60 की वैल्यू क्या है, यस वो वैल्यू रखनी है। अब समझ में आ गया? साइड बुक में कोई लिख दिया इसका भेज। चलो लिखो चलिए इसमें सीधे कहानी में सुना रहा हूं। फोर्स 5 न्यूटन दिया है, एंगल 60 डिग्री, फोर्स 5 न्यूटन एंगल 60 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। 25 जूल आएगा, रख के देखिए वाले। हाँ सर हो गया। अरे यार बड़ी जरूरी और इम्पोर्टेंट चीज इसमें शेयर करनी है, अभी टाइम है ना लोग के पास। चले अब आगे, ये सब अब समझ में आ गया। अब हो गया कोई कहा आगे कब होगा, कैसे दिखोगे सोचो। वर्टिकल फोर्स को बैलेंस कर लिया वेट को ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो आगे बढ़ाने का काम किया वो कौन किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। चलो देखो 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 बेटा, वर्क के टाइप्स 3 तरह के वर्क होते हैं, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क। तो शुरुआत किससे करें, पॉजिटिव वर्क से शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ वर्क में पॉजिटिव वर्क, फार्मूला है हम लोग जानते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू टी इंटू कॉस थीटा, या यस जो भी आप ले, ठीक है, इससे तो कोई परेशानी नहीं ना है। तो देखो सारी कहानी इस थीटा पे डिपेंड करेगी। यस ओके ओके ओके, ध्यान दो, अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और ये डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक, इन दोनों लाइन के बीच में कितना एंगल बनेगा, जीरो डिग्री भाई। तो पैरेलल लाइन के बीच कौन सी डिग्री यस भाई बनेगी, तो हम भी टाइप टेबल को मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसी डायरेक्शन में और ऑब्जेक्ट भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लाइन तो एक ही हुई ना, तो 0 डिग्री हुआ। तो हम लिखेंगे F इंटू डी इंटू कॉस 0, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो W इज इक्वल टू F इंटू डी। क्या इसकी वैल्यू निगेटिव आई, नो सर नहीं आई। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई, तो इन सारी स्थितियों में किया गया काम पॉजिटिव वर्क होगा। जैसे एक बॉल मैंने थ्रो किया, फोर्स लगाया बॉल को किधर लगाया, ऊपर किया, ऊपर क्यों, अपवर्ड, और बॉल भी अपवर्ड गया, बॉल भी अपवर्ड गया, तो जिधर फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन पॉजिटिव होगा। और कुछ बताओ, ऐसे सिचुएशन अब नहीं बताऊंगा, वीडियो खराब हो जाएगा।
फिर शुरुआत यहीं से करेंगे, तब तक सोचते रहो। हाँ, और सिचुएशन जल्दी। फुटबॉल किक की, जिधर फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में फुटबॉल गया, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में गया, थीटा की वैल्यू हमको मिली 0, वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, निगेटिव नहीं आएगा। याद रखो साधना, घंटी बजाना हुआ, साधना ने बहुत अच्छा किया, पूजा पाठ में इसका बड़ा मन लगता है। कोई नहीं, बिल्कुल सही तुमने कहा कि जब हम घंटी बजाते हैं, बेल को रिंग करते हैं, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उसी डायरेक्शन में तो वो भी गया, आगे बढ़ा, तो बहुत अच्छे, गुड, पॉजिटिव। और साइकिल जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। और बताओ और कुछ बताइए। पुलिस वाले डंडे से पीटते हैं, डंडे से पीट रहा है तो लोग आगे ही भागते हैं, उसकी तरफ थोड़ा ही भागते हैं ना। उसके बाद तुम लोग जैसे बुक निकाल रहे हो, तो बुक जिस डायरेक्शन में निकालते हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होती है, फोर्स भी इधर ही लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही लगा। झूला इधर भागते जाएंगे, उसी डायरेक्शन में आगे जाएगा, पॉजिटिव वर्क हो रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट वाले से मौसम में आ रहा है तो उसको वेट कर दिया तो कोई नहीं, उस पे भी तुमने फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस हुआ अपनी उस पोजीशन से जहां से हमने फोर्स लगाया, तो वर्क डन हुआ। ये सब पॉजिटिव वर्क के एग्जांपल है। अब निगेटिव वर्क और जीरो वर्क सोचिए। भाई साहब, आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को भी जानना है निगेटिव और जीरो वर्क के बारे में, तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।